चलिए। ओके। गुड आफ्टरनून। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीआरडी एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था। ओके। चलिए, आज आज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का ये थर्ड लेक्चर है। ओके। ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का ये थर्ड लेक्चर है। हम इस लेक्चर में सबसे पहले जो सीआरडी जो हमने कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन को जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम फिर आरसीबीडी के बारे में पढ़ेंगे, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो ये लेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखें, एक एक चीज़ को ध्यान से आराम से सुने समझें, तब जाके वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर हो या मेडिसिन हो या कोई भी अगर रिसर्च कर रहे हो, तो आपको एक ना एक कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे काम करना ही पड़ता है। तो आप मोस्टली आरसीबीडी जो डिज़ाइन है वो यूज होता है, कुछ सेगमेंटेड डिज़ाइन होते हैं। तो जो भी डिज़ाइन हो, मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज में सारे डिज़ाइन के बारे में पढ़ाऊँगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊँगा। सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप सारे लेक्चर को एक एक करके आप देखते रहो। ठीक है। ओके। चलिए समझते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था सीआरडी के बारे में। हमने पढ़ा था सीआरडी। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ताकि आपको जो प्रीवियस लेक्चर में जो भी थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे, ऐसे मैंने सारी चीज़ों को उसमें डिटेल में पढ़ाया था, डाउट रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं इस लेक्चर में एक बेसिक आइडिया फिर से सीआरडी का दे रहा हूँ, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम जब आरसीबीडी पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। आरसीबीडी समझने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आपने सीआरडी को अच्छे से समझाया तो। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए इसको फिर से देखते हैं एक बार। बेसिक 5-7 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था सीआरडी वन वे क्लासिफिकेशन होता है, वन वे क्लासिफाइड होता है। अब वन वे क्लासिफिकेशन का मतलब हमने समझा था क्या होता है। इसमें हम वन क्राइटेरिया पे डाटा को वी क्लासिफाई डाटा ऑन ओनली वन क्राइटेरिया और यू कैन से फैक्टर। ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, कि हमने सिर्फ डाटा को वन क्राइटेरिया, हमने सिर्फ डाटा को किस पे, ट्रीटमेंट में क्लासिफाई किया था। ट्रीटमेंट के बेसिस पे हमने डाटा को सिर्फ क्लासिफाई किया था। ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इस सीआरडी जीरो वे रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है। मतलब इसमें लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता है। डू नॉट यूज लोकल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो ये होमोजीनियस कंडीशन के लिए डिज़ाइन। ठीक है। तो ये हमने बेसिक्स पढ़ा था। चलिए हम लोग एक बार फिर जो सीआरडी का एनोवा मॉडल है उसको फिर से एक बार देखते हैं कैसे हमने किया था। क्या था एनोवा, वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस टी आई प्लस ई आई जे, यही था ना। इसमें हमने पढ़ा था कि जो टी आई है ये ट्रीटमेंट इफेक्ट है और ई आई जो है वो एरर है। ठीक है। तो ये एक मॉडल है। तो अगर हम देखें तो सीआरडी में डाटा कैसे क्लासिफाई, कैसे अरेंज करते हैं हम लोग, कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ट्रीटमेंट है, जैसे ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट लिखो यहाँ। ठीक है। तो ए
बी सी डी ई, मान लो ट्रीटमेंट का नाम है, ठीक है। इसको ए बी सी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो 1 जो ट्रीटमेंट है इसका हम मान लो yield of first treatment in first application, yield of first treatment in second application, yield of first treatment in third application। उसी तरह yield of second treatment in first application, yield of second treatment in second application, yield of second treatment in third application। इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, yield of second treatment in fourth application, yield of third treatment in first application, yield of third treatment in second application, yield of third treatment in third application, yield of fourth treatment in first। इसी तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डाटा को अरेंज करते हैं सीआरडी में। इसका इस एनोटेशन का मतलब आप समझ गए होंगे क्या हुआ, यील्ड ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट इन फर्स्ट एप्लीकेशन। हम जानते हैं कि अगर मान लो इसमें कैसे है, इसमें आप देखो तो 1 2 3 फर्स्ट ट्रीटमेंट का 3 एप्लीकेशन है, इसमें सेकंड ट्रीटमेंट का 1 2 3 4 एप्लीकेशन है। तो ऐसा हमने पढ़ा था कि सीआरडी में ट्रीटमेंट, हर एक ट्रीटमेंट का अलग अलग एप्लीकेशन हो सकता है, डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकते हैं सीआरडी में, ठीक है। तो यही अब हमने ये भी पढ़ा था कि इसका हम लोग निकालते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट टोटल। तो हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, ट्रीटमेंट टोटल। इसको ऐसे करो, इसको कह सकते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये ट्रीटमेंट टोटल। ट्रीटमेंट टोटल कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ट्रीटमेंट टोटल यही टी का फर्स्ट, हमने क्या किया, समेशन किया, जितने भी इसका है ये वैल्यू को समेशन करके ट्रीटमेंट टोटल हम निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह ट्रीटमेंट 2 का ट्रीटमेंट टोटल, ट्रीटमेंट 3 का ट्रीटमेंट टोटल, ठीक है। हमने टोटल निकाला। अब इस सारे ट्रीटमेंट टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो वो निकलता है हमारा ग्रांड टोटल, समझे। कुछ इस तरीके का आपको सीआरडी डिजाइन हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब समझो, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, ग्रांड टोटल निकाला। और ग्रांड टोटल निकालने के बाद हमने क्या किया था, सबसे पहला काम हमने किया था क्या निकालना, करेक्शन फैक्टर को, करेक्शन फैक्टर हमने निकाला था। अब करेक्शन फैक्टर क्या होता है वो समझो। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, ग्रांड टोटल का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब देखो यहाँ पर एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम जानते हैं सीआरडी में ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के 2 तरीके हैं। अगर रेप्लिकेशन हर एक ट्रीटमेंट का अलग है तो हम नॉर्मली जितने भी रेप्लिकेशन है उसको सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। अगर सेम है तो ट्रीटमेंट को रेप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन निकल जाएगा। तो वो दोनों आप इसमें अलग अलग हैं, तो आप जैसे आप ये सारे ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ठीक है। तो जो भी होंगे उसको एन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एन तो निकल गया ये करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, दूसरा सेकंड में क्या निकालते थे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, यही निकालते थे ना। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उसका हम लोग स्क्वायर करते थे। मतलब इसको हम कह सकते हैं TSS, जितने भी से y इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसे करके जितने भी, जैसे y5 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर किए माइनस करेक्शन फैक्टर, यही करते थे। इससे हमें क्या निकलेगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तीसरा हम लोग निकालते थे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर,
ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये निकालने का क्या तरीका था? ये निकालने का तरीका है, हम लोग क्या करते थे, जितने भी ये जैसे जो ट्रीटमेंट टोटल है, ट्रीटमेंट टोटल से T1 है, इसका स्क्वायर करते थे और उसको R से R1 से डिवाइड करते थे। आप ऐसे समझो, यहाँ समझो, आप इसको ऐसे समझो, यहाँ लिखो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको कहते हैं R। ठीक है, इसमें कितने, R1 कितना है 3, R2 कितना है 4, R3 कितना है 3, R4 कितना है 4, R5 कितना है 5। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कितने हैं हर एक ट्रीटमेंट के, वो हमने लिख लिए। अब यहाँ पर डिवाइड करो, ओके, यहाँ समझो, यहाँ पर R1 से डिवाइड करेंगे, फिर T2 को T2 स्क्वायर अपॉन R2 प्लस T3 स्क्वायर अपॉन R3 प्लस T4 स्क्वायर अपॉन R4, जितने भी हैं, चलो इस एक्सपेरिमेंट में इतने हैं, बाद में कि सारे एक्सपेरिमेंट अलग अलग होते हैं, T5 स्क्वायर अपॉन R5, इसका स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। ये करने से हमें ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद चौथा प्रोसीजर क्या होता था, हम लोग निकालते थे सम एरर सम ऑफ स्क्वायर ना, SSE। ये निकालने का क्या तरीका था, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, ये निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता। ये जो TSS है, टोटल में से अगर हम ट्रीटमेंट को यानी कि नॉन वेरिएशन को हम लोग माइनस करते हैं तो वही एरर होता है, इसको कहते हैं एरर, और ये TSS माइनस SST कर देते तो वही होता है। ठीक है, अब हमारे पास सारे चीज़ आ गए हैं, TSS भी इसमें हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, SST भी करना सीख लिया, और SSC मतलब एरर सम ऑफ स्क्वायर भी करना सीख लिया। अब इसका हम लोग एक एनोवा मॉडल, एनोवा टेबल बनाते हैं इसका। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू। ठीक है, यही कर रहे थे पिछले लेक्चर में भी। तो इसमें ट्रीटमेंट है, फर्स्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा एरर है, यही दो ही हैं, यहाँ टोटल लिख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट जो भी है T-1, और यहाँ पर आएगा N-1। ठीक है, और यहाँ पर आएगा टोटल में से N-1 और माइनस T-1, यही आएगा। और यहाँ पर हमने अभी अभी निकाला है ट्रीटमेंट सम SST, SSE और टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये भी निकालना सीखा था कि MSS कैसे निकालते हैं। MSS निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, SST डिवाइड बाय जो T-1 कर दो यहाँ पर, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट का और सम ऑफ स्क्वायर को ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर से ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करते हैं तो ट्रीटमेंट का मीन सम ऑफ स्क्वायर निकल जाता है। उसी तरीके से MSE निकालने के लिए SSE डिवाइड बाय इसका जो है N-1 और T-1, यही होगा। और एफ वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, MST यहाँ होगा। ठीक है, MST अपॉन MSE करते थे तो एफ वैल्यू निकल जाता था। ठीक है, एफ वैल्यू जो ये निकलता था उसको कहते थे एफ वैल्यू, एफ कैलकुलेटेड और एफ टेबुलेटेड के बीच में हम लोग क्या करते थे, कंपेरिजन करते थे। ठीक है, इससे हम एनोवा, इस तरीके से हम लोग एनोवा करते थे CRD का। ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया इसका। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एनोवा में क्या बताता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एनोवा हमें ये बताता है, एनोवा टेल अस इज देयर एनी
सिग्निफिकेंट वेरिएशन प्रेजेंट अमंग ट्रीटमेंट, यही बताता है। मान लो कि हमें ये पता चल गया कि यस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अमंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर हमें ये पता चल गया तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो जस्ट हमें ये पता चला है ना कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस ट्रीटमेंट के बीच में है, एनोवा से सिर्फ यही पता चलता है। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे, क्योंकि रिसर्च जब आप करते हो तो आपको ये जानना होता कि भाई जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अगर है वेरिएशन, तो मान लो 5 हमारे पास जीनोटाइप हैं, ट्रीटमेंट हैं, यानी कि T1 T2 T3 T4 T5, यानी कि 5 हैं। तो T1 और T2 के बीच में डिफरेंस है कि नहीं, T1 और T3 के बीच में डिफरेंस है कि नहीं, T1 T4 के बीच में डिफरेंस है कि नहीं, अगर ये जानना है तो फिर कैसे जानेंगे? यानी पेयर वाइज कंपैरिजन करना है तो ये तो मोटा मोटी पता चलेगा कि हाँ ये पांचों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ये एनोवा सिर्फ बता रहा है। लेकिन अगर हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में डिफरेंसेस पता करने हैं कि भाई T1 T2 आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं, उनका जो यील्ड का जो मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं, अगर ये जानना होगा तो ये जानने के लिए हम लोग करते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट। क्या करते हैं? पोस्ट हॉक टेस्ट। ये जानने के लिए हम लोग करते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट। आप समझो कि हम एनोवा से क्या पता करते हैं? सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट है कि नहीं है। ये हमें एनोवा से पता चल गया कि हाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि मान लो 5 ट्रीटमेंट हैं अपने पास, तो 5 ट्रीटमेंट में पेयर वाइज कंपेरिजन में नहीं पता चलता है ना कि भाई फर्स्ट ट्रीटमेंट सेकंड ट्रीटमेंट से कितना डिफर कर रहा है, या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं कि नहीं है। हो सकता है सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट पेयर के बीच में डिफरेंसेस हो और सब में हो ही ना। तो अगर हमें ये जानना है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में कि कौन किससे कितना डिफर कर रहा है, उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट या पोस्ट हॉक कंपैरिजन, ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फर्स्ट LSD टेस्ट। इसको हम लोग क्रिटिकल डिफरेंस भी कहते हैं। LSD का मतलब होता है, LSD का फुल फॉर्म होता है, LSD का फुल फॉर्म क्या होता है? LSD का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। और CD का क्या होता है? क्रिटिकल डिफरेंस, समझे। तो ये LSD टेस्ट एक तरीके का टेस्ट है जिसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि जो आफ्टर एनोवा, अगर एनोवा के बाद अगर हम ये पता चलता है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अमंग टेस्ट जो ट्रीटमेंट, तो हमें उन ट्रीटमेंट के बीच में अगर कंपैरिजन करना तो हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे हम पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होता है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होता है? आफ्टर एनोवा इफ null hypothesis is rejected, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट अमंग ट्रीटमेंट, यही होता है। In this case, we need some more additional
we need some additional more specific comparison among ट्रीटमेंट। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेशन of the data after a ANOVA, जैसे इसको लिख सकते हैं कि सिंपली आप ऐसे लिख दो इसको, इतना डिटेल में इसको so we need some additional more specific comparison among treatment. For this we perform post hoc test after ANOVA। ठीक है, बस इतना सिंपल। तो इससे आपको क्या पता चलता है, पहला है कि हमें मतलब ट्रीटमेंट वाइज हम लोग कंपेयर कर पाते हैं। तो पहला LSD है, दूसरा है टकी मेथड, और तीसरा है DMRT, जिसको हम लोग कहते हैं डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट। सो ये 3 तरह के पोस्ट हॉक टेस्ट हमें पढ़ने हैं, लेकिन मैं ये तीनों पोस्ट हॉक टेस्ट अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इस लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर में हम सिर्फ अभी RCBD को पढ़ेंगे। हमने ANOVA कर लिया, ANOVA करने के बाद हमें पता चल गया कि ट्रीटमेंट के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पता है। उसके बाद हम लोग करेंगे पोस्ट हॉक टेस्ट, पोस्ट हॉक कंपेरिजन। आफ्टर हम RCBD, हम दोनों ऐसे तो CRD RCBD कैसे हम लोग फिर फर्दर ये तीनों पोस्ट हॉक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ये वीडियो लेक्चर के बाद। ठीक है, तो इससे मैं आपको CRD के बाद कैसे पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं, RCBD के बाद कैसे पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप टोटल जो एंटायर जो इन्फ्रेंस है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही है। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं RCBD। ठीक है, चलो आई होप कि आपको CRD में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए अब हम लोग RCBD पढ़ते हैं। RCBD का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं हम लोग, जो RCBD के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो पढ़ लेते हैं। सो RCBD जो होता है वो 2 वे क्लासिफाइड होता है। टू वे क्लासिफाइड होता है। हमने पढ़ा था कि CRD जो होता है वो 1 वे क्लासिफाइड होता है, लेकिन RCBD जो होता है वो 2 वे क्लासिफाइड होता है। इसका क्या मतलब? CRD सिर्फ ट्रीटमेंट के बेसिस पे उसके डाटा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, लेकिन RCBD में 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। वी
क्लासीफाई डेटा ऑन टू फैक्टर और यू कैन से क्राइटेरिया, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ट्रीटमेंट और सेकेंड वन इज रेप्लिकेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं, सॉरी रेप्लिकेशन है ब्लॉकिंग, ब्लॉक। ठीक है, एक ट्रीटमेंट के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, दूसरा हम लोग ब्लॉक के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये टू वे क्लासीफाइड होता है। इसमें नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब कि हर एक ट्रीटमेंट का जितनी बार रेप्लिकेशन होगा उतना ब्लॉक होगा। इसको ऐसे नहीं, ऐसे ही समझो आप, इसको ऐसे समझो कि जितना ब्लॉक होगा उतनी बार रेप्लिकेशन होगा उस हर एक ट्रीटमेंट का, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब रेप्लिकेशन और ब्लॉक जो होते हैं उसके नंबर सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं आरसीबीडी में। लेकिन हमने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन हर एक ट्रीटमेंट का अलग अलग हो सकता है, किसमें? सीआरडी में। लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं होता है। आरसीबीडी में हर एक ट्रीटमेंट का रेप्लिकेशन सेम होता है, ठीक है, ओके। इसमें एवरी ट्रीटमेंट occurs in every block exactly once। इसका क्या मतलब है अभी आप समझो। पहली बात तो ये समझो कि आरसीबीडी हम लोग यूज क्यों करते हैं। सीआरडी में क्या प्रॉब्लम है? आरसीबीडी हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना कि इसमें सीआरडी 0 वे रेस्ट्रिक्टेड था, ये 1 वे रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि वी नीड टू अप्लाई लोकल कंट्रोल। सीआरडी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो जनरली किस चीज़ में होता है? वो पॉट एक्सपेरिमेंट होता है या लैब एक्सपेरिमेंट होता है। फील्ड में नहीं हो सकता वो आसानी से, क्योंकि फील्ड में जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है वो होमोजीनियस नहीं होता। लेकिन आरसीबीडी फील्ड में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आरसीबीडी में हम लोग एक रेस्ट्रिक्शन को हम लोग यूज करते हैं। मतलब समझो, ये मान लो एक फील्ड है, ठीक है। फील्ड में इस डायरेक्शन फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, तो 1 वे रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ही यही हुआ कि एक तरफ से फर्टिलिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 1 वे रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं आरसीबीडी में, हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो लोकल कंट्रोल है उसमें जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट रहता है उसके परपेंडिकुलरली हम लोग उसका ब्लॉकिंग कर देते हैं, ठीक है। अब आप समझो कि जितना ब्लॉकिंग करेंगे उतना ही रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 ब्लॉक किए, तो इस आरसीबीडी डिजाइन में 3 ब्लॉक है तो 3 रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। हर एक ट्रीटमेंट का कितना रेप्लिकेशन होगा? 3 रेप्लिकेशन होगा इसमें, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका। आरसीबीडी में all 3 principle of experimental design are used। मतलब इसमें जो हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल पढ़े थे, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल, ये तीनों यूज होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था सीआरडी में सिर्फ और सिर्फ
दो ही प्रिंसिपल यूज होते हैं जो कि है रेप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन, लेकिन आरसीबीडी में तीनों यूज होते हैं। क्यों तीनों यूज होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इन आरसीबीडी ये फील्ड कंडीशन में होता है और फील्ड कंडीशन में हेट्रोजेनिटी होती है। हेट्रोजेनिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग जो ही करते हैं तो ये जो ब्लॉक है ये होमोजीनियस ब्लॉक हो जाता है ना। होमोजीनियस पार्ट में जो हेट्रोजीनियस फील्ड है इसको होमोजीनियस ब्लॉक में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। जब हेट्रोजीनियस फील्ड को होमोजीनियस ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो मान लो ये ब्लॉक जो है ये आपस में होमोजीनियस हो गया, ये ब्लॉक आपस में होमोजीनियस हो गया, ये ब्लॉक आपस में होमोजीनियस हो गया, भले ये पूरा का पूरा जो फील्ड है वो होमोजीनियस ना हो। तो इससे ये समझ में आता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरे फील्ड को डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें फील्ड जो हेट्रोजीनियस फील्ड है उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना, होमोजीनियस ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्यों करना है, क्योंकि इससे एरर कम होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर आपको ये भी समझना है डिटेल में तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर ब्लॉकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों चीज़। ओके, सो अभी तक हमने आरसीबीटी में पढ़ा कि आरसीबीटी वन वे टू वे क्लासिफाइड होता है, मतलब एक हम डाटा को ट्रीटमेंट और ब्लॉक के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिमिलर सेम होते हैं इसमें। एवरी ट्रीटमेंट हर एक ब्लॉक में एक बार आता है। वन वे रेस्ट्रिक्टेड मतलब इसमें जो हेट्रोजेनिटी होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इस डायरेक्शन मान लो एक डायरेक्शन में, अगर दोनों डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, मान लो इस डायरेक्शन में भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं टू वे रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन अभी अगर फील्ड में हेट्रोजेनिटी एक डायरेक्शन में होती है तो उसको कहते हैं वन वे रेस्ट्रिक्टेड। सो आरवीडी में वन वे रेस्ट्रिक्टेड आरवीडी होता है। आरवीडी में फर्टिलिटी ग्रेडियंट एक ही तरफ होती है, ठीक है। इसमें तीनों प्रिंसिपल यूज होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, आप समझो। इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट, हर एक ट्रीटमेंट का इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें अगर आपको मैं कहूँ कि आरबीडी जो है आरसीबीडी सॉरी डिजाइन, आरसीबीडी डिजाइन suitable for up to 20 treatment, ओके। इसका क्या मतलब होगा, 20 ट्रीटमेंट के लिए ही क्यों सुटेबल होता है, मैक्स टू मैक्स 20 ट्रीटमेंट के लिए ही सुटेबल होता है। क्यों सुटेबल होता है, आप कहोगे कि आरसीबीडी 20 से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लगा सकते, तो ये तो सर क्या मतलब है। मतलब अगर प्लांट ब्रीडिंग में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मतलब ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे वैराइटीज 50, 60, 100 ऐसी वैराइटीज़ होती हैं, उसमें आरसीबीडी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इन जनरली इतना बड़ा प्लॉट होता है, जैसे मान लो आरसीबीडी हम लोग क्या करते हैं, हर एक ट्रीटमेंट को हर एक ब्लॉक में डालते हैं। मान लो ये एक प्लॉट है, इसको अगर आरसीबीडी के आधार पर लेआउट बनाए तो मान लो इस प्लॉट को अगर 1, 2, 3 ब्लॉक में डिवाइड किए तो जो अगर मान लो 20 ट्रीटमेंट है तो हर एक ब्लॉक में 20 ट्रीटमेंट आएंगे, इसमें भी 20 ट्रीटमेंट, इसमें भी 20 ट्रीटमेंट, इसमें भी 20 ट्रीटमेंट। तो आप समझो कि अगर इसमें 20 ट्रीटमेंट आप लाते हो तो इसका साइज कितना बड़ा होगा। एक ब्लॉक का साइज 20 ट्रीटमेंट में अगर है और 20 से अधिक ट्रीटमेंट अगर होगा तो ब्लॉक का साइज बढ़ेगा, ऑब्वियस है। इस डायरेक्शन ब्लॉक का अगर साइज बढ़ेगा तो उसमें हेट्रोजेनिटी अमंग ब्लॉक भी आना पॉसिबल है। मेरी बात समझ रहे हो बात को, अगर 20 ट्रीटमेंट अगर एक ब्लॉक में आएगा और उससे ज़्यादा अगर आएगा तो उसमें वेरिएशन आना पॉसिबल है। तो मैक्स टू मैक्स आप 20 ट्रीटमेंट ही यूज कर सकते हो आरसीबीडी में। उसका कारण ये है कि अगर उससे ज़्यादा करोगे तो ब्लॉक के मतलब वो टू वे रेस्ट्रिक्शन उसमें आ जाएगा। अभी तो वन वे रेस्ट्रिक्शन है, उसमें टू वे रेस्ट्रिक्शन आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि फिर ब्लॉक के बीच में भी अमंग ब्लॉक भी हेट्रोजेनिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पर मतलब इस डायरेक्शन ना हो, अगर आप और करते हो तो इधर वेरिएशन फील्ड में ग्रेडियंट आ जाए। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम ट्रीटमेंट आरसीबीडी में यूज़ किया जाए, ताकि क्योंकि उसको हर एक ब्लॉक में रेप्लिकेट करना होता है, समझे। तो ये इसका कारण है कि मैक्स टू मैक्स आप 20 ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो। उससे ज़्यादा करना है तो आपको कोई और दूसरा डिज़ाइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
इसको हम एक पॉइंट और लिख लो आप, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट निकालना होगा तो कैसे करोगे? तो इसमें हम जानते हैं कि ब्लॉक और रेप्लिकेशन सेम होते हैं तो R×T कर सकते हैं, तो इससे आपको निकल जाएगा। मान लो 3 है, 3 ब्लॉक है यानी कि 3 रेप्लिकेशन है और 20 ट्रीटमेंट हो, तो 60 आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट होने चाहिए। ठीक है, तो यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका एक बेसिक RCBD का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो उसका थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग एनोवा मॉडल समझते हैं RCBD का। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम हर एक डिजाइन का सेपरेट एनोवा को समझेंगे, तो इसका हमने CRD का जैसे समझा था उसी तरीके से RCBD का भी समझते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम देखें मॉडल तो वो ये होता है। उसमें CRD में क्या था, इसके बाद म्यू था तो इसमें भी म्यू होगा, प्लस TI था इसमें भी TI होगा, प्लस उसमें BJ नहीं था, इसमें BJ भी, क्योंकि इसमें ब्लॉक भी है। ठीक है, प्लस EIJ। समझे मेरी बात? तो आप जानते ही हो इसमें हर एक का मतलब कि मतलब जो वैल्यू ऑब्जर्वेशन YIJ का मतलब समझते हो कि I ट्रीटमेंट और J रेप्लिकेशन में म्यू का मतलब मीन होता है, और ट्रीटमेंट इफेक्ट ये होगा, ये क्या होगा, ट्रीटमेंट इफेक्ट, ये होगा ब्लॉक इफेक्ट। ब्लॉक इफेक्ट CRD में नहीं था लेकिन RCBD में होगा क्योंकि इसमें ब्लॉकिंग भी हम लोग करते हैं, और ये होता है एरर। ठीक है, ये मॉडल हुआ। अब एनोवा टेबल समझ लेते हैं कि एनोवा टेबल में क्या क्या होगा RCBD का। तो हमने पहले भी पढ़ा था क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर होगा सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर F वैल्यू। ठीक है, तो आप हमें इसमें बताओ कि RCBD में 1 वे क्लासिफिकेशन था तो सिर्फ ट्रीटमेंट था, इसमें क्या है 2 वे क्लासिफिकेशन है। इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ट्रीटमेंट की वजह से होगा, दूसरा यू कैन से ब्लॉक या रेप्लिकेशन, क्योंकि नंबर ऑफ रेप्लिकेशन और ब्लॉक एक सेम ही है, उसके वजह से भी होगा, उसके वजह से होगा, एरर होगा, और फिर टोटल होगा, यही होगा टोटल। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? तो n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, n टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1, रेप्लिकेशन -1, रेप्लिकेशन जितना है या ब्लॉकिंग जितना है उतना वो -1। और हम जानते हैं कि इसको जोड़ के इससे माइनस करते हैं तो मेरा एरर निकल जाएगा, क्यों? तो ये n क्या होता है, n होता है RT, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये होगा RT -1, तो यहाँ निकालो RT -1 माइनस T -1 प्लस R -1, यही होगा। इसको कैलकुलेट आप करोगे तो ये आएगा आपका R -1 और T -1। समझे मेरी बात कि आप इन दोनों को जोड़ोगे और इससे टोटल से माइनस कर दोगे तो एरर आ जाएगा। तो T -1 प्लस R -1 क्या होगा, सॉरी आप ऐसे करो इसको, RT -1 ये है माइनस T -1 प्लस R -1, यही है।
इसको माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस टी प्लस वन माइनस आर प्लस वन, यही होगा। आर टी माइनस वन होगा, यही होगा। माइनस से प्लस गया, ठीक है, तो बचा आर टी माइनस टी माइनस आर माइनस वन। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आर माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। ओके, तो इसको नाम नहीं लिखते हैं, इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं कि आर माइनस वन और मल्टीप्लाई बाय टी माइनस वन। ओके, चलिए अब एस एस, तो एस एस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट तो निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक भी निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल से माइनस करके, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, एम एस टी जो है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, कैसे निकालेंगे, एस एस टी डिवाइड बाय टी माइनस वन। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक कैसे निकालेंगे, एस एस बी डिवाइड बाय आर माइनस वन। एस एस सी कैसे निकाल, सॉरी एस एस मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कैसे निकालेंगे, एस एस ई डिवाइड बाय आर माइनस वन और टी माइनस वन। हर एक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसे डिवाइड कर देंगे उसके सम ऑफ स्क्वायर से, तो वो आ जाता है मीन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और एफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ वैल्यू इसमें सीआरडी में जो एफ वैल्यू था वो एक था ट्रीटमेंट के लिए, इसमें दो होगा, ट्रीटमेंट के लिए अलग होगा और रेप्लिकेशन यानी ब्लॉक के लिए अलग होगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए ब्लॉकिंग और रेप्लिकेशन दोनों सेम ही है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक और एप्लीकेशन सेम होता है आरसीबीडी में। तो एम एस टी डिवाइड बाई एम एस ई, हमने जाना था कि अगर मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का अगर एरर से डिवाइड कर देंगे तो एफ वैल्यू निकलेगा किसका, ट्रीटमेंट का। वही एम एस बी डिवाइड कर देंगे एम एस ई से मीन, तो ये एफ वैल्यू निकलेगा ब्लॉक का, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो ट्रीटमेंट का एफ वैल्यू और ब्लॉक का एफ वैल्यू दोनों में क्या मतलब, दोनों का मतलब क्या है। क्योंकि और सब बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी आसानी से, लेकिन एक बात आपको समझ नहीं आई होगी कि ये जो एफ वैल्यू है ब्लॉक का वो क्यों निकाले और इसका क्या मतलब है। क्योंकि और सारी बातें तो हमने आरसीआरडी में भी पढ़ा था कि जो एफ वैल्यू है ट्रीटमेंट का वो ट्रीटमेंट के सिग्निफिकेंस डिफरेंस को बताता है, उसी तरह जो एफ वैल्यू है ब्लॉक का वो बताता है, ब्लॉक या रेप्लिकेशन जो भी है वो ये बताता है कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, रेप्लिकेशन इस सेंस में सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ठीक है, आरसीबीडी में। तो सिग्निफिकेंट अगर होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा, इसको समझते हैं। पहला केस, इफ एफ वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट इज सिग्निफिकेंट, सॉरी इस एफ वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट, सॉरी ऐसे नहीं समझते हैं इसको, ऐसे नहीं कह सकते इसको, हम ऐसे कहेंगे एफ वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम, एफ कैलकुलेटेड को कंपेयर करेंगे एफ टेबुलेटेड से, एफ टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद कंक्लूजन जो आएगा, अगर हमें फर्स्ट केस में ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है मीन्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट है किसके बीच में, अमंग ट्रीटमेंट। दूसरा केस है ब्लॉक या रेप्लिकेशन सिग्निफिकेंट है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मीन्स मतलब होता है मीन्स ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग इज इम्पॉर्टेंट।
मतलब ब्लॉक या रेप्लिकेशन सिग्निफिकेंट है मतलब क्या, उस फील्ड में अमंग ब्लॉक या रेप्लिकेशन वेरिएशन है। तो वेरिएशन है तो हमने जब ब्लॉकिंग किया है, जो हमने ब्लॉकिंग किया है वो इस डिजाइन के एरर को कैलकुलेट करने में हमें एक्यूरेसी लाएगी। ठीक है, तो वो एरर को कैलकुलेट करने में एक्यूरेसी लाती है अगर हम लोग उसमें ब्लॉकिंग करते हैं, अगर सिग्निफिकेंट है तो। मतलब समझे, मीन्स ब्लॉकिंग जो है, ब्लॉकिंग इंपॉर्टेंट था तो लिख दिया ऊपर ही। ठीक है, अगर इफ ब्लॉक या रेप्लिकेशन जो भी है वो नॉन सिग्निफिकेंट आता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मीन्स नो नीड टू डू ब्लॉकिंग। ठीक है, तो उसमें ब्लॉकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये फील्ड ऑलरेडी होमोजीनियस था। मेरी बात समझ रहे? ये फील्ड ऑलरेडी होमोजीनियस था तो इसमें ब्लॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आरबीडी सीआरडी की जगह आरबीडी लगाना इसमें कोई इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सो इट मीन्स एडॉप्शन ऑफ आरसीबीडी in preference to CRD is not advantageous। मतलब ज़रूरत नहीं था भाई इतना मेहनत करने का। ठीक है, ब्लॉकिंग करने की ज़रूरत, क्योंकि ब्लॉक के बीच में वेरिएशन ही नहीं है। ब्लॉक के बीच में वेरिएशन तब आएगा ना जब हेट्रोजेनिटी होगी। अब जब हेट्रोजेनिटी है ही नहीं सिग्निफिकेंट तो ज़रूरत नहीं थी आरबीडी लगानी, वहाँ सीआरडी भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इन जनरली आरसीबीडी में रेप्लिकेशन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन फील्ड कंडीशन हेट्रोजेनिटी मौजूद होती है। ओके, चलिए, तो ये हुआ आपका आरसीबीडी का बेसिक्स। अब हम एक सिंपल जो आरसीबीडी जो डाटा को अरेंज करके हम लोग एक सिंपल इसका एनालिसिस कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। फिर एक एग्जांपल से भी समझेंगे, एग्जांपल डाटा को लेके भी समझेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन आरबीडी, यू कैन से आरसीबीडी। इसको आरसीबीडी आरबीडी एक ही है। तो कैसे करते हैं भाई? तो मान लो इधर लिखो आप ट्रीटमेंट और इधर लिखो ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग या रेप्लिकेशन लिखो। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके आपके पास टी ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, उस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से आपके पास आर रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, यही होता है ये टोटल। तो आप इसको ऐसे कैसे लिखोगे? यील्ड ऑफ वाई मतलब इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट इन फर्स्ट एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट इन सेकंड एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट इन थर्ड एप्लीकेशन। उसी तरीके से इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट इन आर एप्लीकेशन। वैसे ही आप इसमें सेकंड इफेक्ट ऑफ सेकंड ट्रीटमेंट इन फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ थर्ड ट्रीटमेंट इन फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ टी ट्रीटमेंट इन फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह इफेक्ट ऑफ सेकंड ट्रीटमेंट इन सेकंड, इफेक्ट ऑफ थर्ड ट्रीटमेंट इन थर्ड, इफेक्ट ऑफ थर्ड ट्रीटमेंट इन सेकंड, इफेक्ट ऑफ थर्ड ट्रीटमेंट इन इफेक्ट ऑफ सेकंड ट्रीटमेंट इन थर्ड, इफेक्ट ऑफ थर्ड ट्रीटमेंट इन थर्ड। ऐसे ही आप करते जाओगे। ये हुआ इफेक्ट ऑफ सेकंड ट्रीटमेंट इन आर, इफेक्ट ऑफ थर्ड ट्रीटमेंट इन आर एप्लीकेशन। उसी तरीके से इफेक्ट ऑफ ट्री ट्रीटमेंट इन सेकंड एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ट्री ट्रीटमेंट इन थर्ड एप्लीकेशन और इफेक्ट ऑफ ट्री ट्रीटमेंट इन आर एप्लीकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो इस तरीके से डाटा को आप अरेंज करोगे। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके, अब टोटल है तो आप क्या करोगे, यहाँ पाएगा ये जो ट्रीटमेंट फर्स्ट का जो टोटल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, T1। उसी तरह ट्रीटमेंट 2 का जो टोटल होगा उसको कहेंगे T2। ट्रीटमेंट 3 का जो टोटल होगा उसको कहेंगे T3। इसमें ट्रीटमेंट T का जो टोटल होगा उसको कहेंगे TT। ठीक है, उसी तरह रेप्लिकेशन फर्स्ट जो है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये है रेप्लिकेशन जिसको हम R1 R2 R3 जो भी है। ठीक, तो रेप्लिकेशन फर्स्ट का जो टोटल होगा, ठीक है, इसको कहेंगे R1। रेप्लिकेशन सेकेंड का जो टोटल होगा उसको कहेंगे R2। रेप्लिकेशन थर्ड का जो टोटल होगा उसको कहेंगे R3। क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फर्स्ट का जो टोटल होगा उसको क्या कहेंगे R1। रेप्लिकेशन सेकेंड का जो टोटल होगा उसको क्या कहेंगे R2। रेप्लिकेशन थर्ड का जो टोटल होगा उसको क्या कहेंगे R3। उसी तरीके से रेप्लिकेशन R का जो टोटल होगा उसको कहेंगे R स्मॉल r। ठीक, ओके। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे और इन सबको जोड़ोगे तो वो एक ही टोटल आएगा जिसको कहेंगे हम लोग ग्रांड टोटल। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, ग्रांड टोटल। तो मैं जब आपको एग्जांपल डाटा से करवाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लो, सिंपल जो है इसका। ओके, ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, चलो। तो ये जैसे मान लो ये सारे का जब जोड़ोगे और ये सारे ट्रीटमेंट को जोड़ोगे तो एक वैल्यू, सेम वैल्यू आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रांड टोटल। अभी सेम वैल्यू कैसे आता है मैं आपको जब करके दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि सेम वैल्यू ही आता है। मतलब इधर से भी आप जोड़ोगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगा और इधर से भी आप जोड़ोगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रांड टोटल। ओके, अब मान लो पहला स्टेप क्या है, जैसे हम लोग CRD में करते थे, हम लोग करेक्शन फैक्टर निकालते थे, तो इसमें भी करेक्शन फैक्टर ही निकालेंगे, इसको कहेंगे CF। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल, अब सारा चीज़ सेम ही है, ग्रांड टोटल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। n जानते ही हो क्या होगा, n यहाँ पे क्या होगा, R और T। ठीक है, ट्रीटमेंट जितना है, रेप्लिकेशन जितना है, उसका डिवाइड करोगे तो RT, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा। ये करेक्शन फैक्टर आ गया। दूसरा है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसको कहेंगे हम TSS। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का भी तरीका आपको मालूम है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको स्क्वायर करो, सबका स्क्वायर करोगे और उसका प्लस कर दो। जैसे y1 का स्क्वायर प्लस y, ऐसे ऐसे करके YTR का स्क्वायर जब करोगे और उसको माइनस करोगे करेक्शन फैक्टर से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ YIJ का होल स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। समझे, चलिए तीसरा जो अपने पास जो पैरामीटर है जो निकालना होता है, वो निकालना होता है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, जिसको कहते हैं SST भी हम लोग कह सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ठीक है, दोनों एक ही ना हो जाए इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे इस केस में, इसका निकालने का तरीका भी सिंपल है। देखो T1, ये जो T1 है, T1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R, T2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R, T3 का स्क्वायर डिवाइड बाय R, T4 का स्क्वायर डिवाइड बाय R। याद है हमने CRD में क्या किया था कि T1 का डिवाइड बाय R1 क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर R1 R2 R3 डिफरेंट थे, यहाँ पर सारे सेम है, R तो सेम है, सारे ट्रीटमेंट के लिए R सेम है, वहाँ हर एक ट्रीटमेंट के लिए R डिफरेंट था, इसलिए अलग से हर एक ट्रीटमेंट के नीचे हम लोग R को डिवाइड करते हैं क्योंकि अलग अलग था। यहाँ पर सेम है तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे वहाँ कैसे लिखते थे, जैसे T1 का होल स्क्वायर अपॉन R1 लिखते थे प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन R2 लिखते थे। यहाँ पर R1 R2 सेम है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो T1 का स्क्वायर अपॉन R, यहाँ भी R, तो इसको हम लोग T3 का स्क्वायर अपॉन R, इसे ऐसे करते जाओ,
टी का स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और आर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 1/r T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, ऐसे आएगा। इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं इसको। कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो 1/r T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर ऐसे करके TT का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, यही ये हुआ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। उसी तरीके से अब ये एक नया कॉन्सेप्ट ब्लॉकिंग, क्योंकि उसमें ब्लॉकिंग नहीं था तो ब्लॉक के वेरिएशन मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक नहीं निकालते थे सीआरडी में, लेकिन इसमें ब्लॉकिंग है तो इसमें एक और फैक्टर निकलेगा जो कि है सम ऑफ स्क्वायर और रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको कैसे कह सकते हैं, इसे इसको हम लोग कहेंगे रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एस आर एस एस, ठीक है। तो इसको हम लोग आर एस एस भी कह सकते हैं आर एस एस कह लो या एस एस बी, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक, जो भी कहना कह लो। ये कैसे निकालते हैं, सिंपल है। क्या करना होगा, आप क्या करोगे, इसका R1 स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, R2 स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, R3 स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, समझे। वैसे ही आर स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसे करके माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे तो रेप्लिकेशन के द्वारा जो वेरिएशन है, जो सम ऑफ स्क्वायर, वो निकलेगा। तो 1/t R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऐसे करके R स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/t ठीक है, 1/t समेसन R J स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेसन ऑफ TI स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। आई मतलब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, जे मतलब नंबर ऑफ जितने भी रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको मैं घेर भी देता हूँ रेड कलर से ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब तीसरा पांचवा क्या है फैक्टर, एरर, ठीक है। एरर सम ऑफ स्क्वायर, इसको SSE भी कहते हैं। ये कैसे निकलेगा, इसका निकालने का तरीका फिर वही है, इनडायरेक्ट तरीका है। कैसे निकालते हैं, पहले कैसे निकालते थे, टोटल में से माइनस कर दो नॉन को तो एरर निकल जाएगा, वैसे ही इसमें भी माइनस करो, TSS माइनस SST माइनस SSB, यही है। ये सारे वैल्यू को माइनस कर दो तो एरर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमने समझ लिया कि कैसे हम लोग RCBD में एनोवा को निकालते हैं, ठीक है। ओके, चलो ये देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों कहा कि एनोवा टोटल वेरिएशन को ऑल जो सोर्स ऑफ वेरिएशन में डिवाइड कर देता है। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, टोटल क्या है, ट्रीटमेंट, रेप्लिकेशन और एरर में हमने टोटल को डिवाइड किया, और जब ये तीनों को आप जोड़ोगे ना तो टोटल के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि ट्रीटमेंट के द्वारा सम ऑफ स्क्वायर, रेप्लिकेशन के द्वारा सम ऑफ स्क्वायर और एरर के द्वारा जो सम ऑफ स्क्वायर जोड़ोगे तो टोटल के बराबर आएगा। तो टोटल को हमने तोड़ा है ट्रीटमेंट में, रेप्लिकेशन में और एरर में। यानी कि रेप्लिकेशन की वजह से कितना वेरिएशन है, ट्रीटमेंट की वजह से कितना वेरिएशन है और एरर कितना है, ये हमने पूरे टोटल में से पार्टीशन कर दिया इसको, ठीक है। यही एनोवा है, सिंपल समझो, साधारण भाषा में यही एनोवा है। तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया RCBD का, और अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, मतलब एक क्वेश्चन लेंगे, उससे हम एनोवा को कैलकुलेट करके देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो करते हैं उसको। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम RCBD को समझते हैं, ठीक है। चलो ये एग्जांपल है, समझो। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया RBD में, ठीक है।
टू कंपेयर टू स्टडी द कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ फॉडर अंडर रेनफेड कंडीशन। ठीक है, डाटा उसका हमें दिया गया। इसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 5 है और नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 4 है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 5 है तो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 4 है, तो बताओ n कितना होगा। यहाँ पे n कितना होगा, मैंने आपको बताया था। कैसे पता चलता है, n इक्वल टू आर टी। कैसे पता चलेगा, n कितना होगा, 5 × 4 यानी कि 20। तो n यहाँ पे कितना आया, 20। तो n हमें पता चल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले ट्रीटमेंट टोटल निकालते थे। यानी कि इन सारे एक मतलब ये अफ्रीकन टॉल वेराइटी है, CO11 है, FS1 है, K7 है, CO24, ये 5 वेराइटीज़ हैं, यानी कि 5 ट्रीटमेंट हैं। इसका हर एक रेप्लिकेशन में उसका यील्ड दे रखा है। ठीक है, इन केजी यील्ड जो है उस केजी पर प्लॉट दे रखा है। ठीक है, यील्ड जो है वो केजी पर प्लॉट में दे रखा है। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास डाटा है। अब इसमें से अगर हमें ये कहा जाए कि आप हमें ये बताओ कि इसका एनोवा करो, कैसे करोगे, तो जानते हैं कैसे करेंगे, ये सीख से। ठीक, सबसे पहले हम लोग अफ्रीकन टॉल का जो ट्रीटमेंट टोटल है वो निकालेंगे। वो अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 121 पॉइंट। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो डाटा है उसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप जब करोगे तो कैलकुलेटर से जब आप करोगे तो यही आएगा। ठीक है, 121.8। ठीक है, उसी तरह CO11 का ट्रीटमेंट टोटल कितना आएगा, 124.8। उसी तरह FS1 यानी कि सारे वैल्यूज़ को जोड़ोगे तो इसका जो आएगा 113.9। उसी तरह K7 का आएगा 162.8 और CO24 का आएगा 102.8। उसी तरह रेप्लिकेशन जो फर्स्ट रेप्लिकेशन है उसका समेशन करोगे, यानी कि ऐसे सम करोगे तो क्या आएगा, रेप्लिकेशन टोटल क्या आएगा, फर्स्ट रेप्लिकेशन का 157.1, सेकेंड रेप्लिकेशन का 142.0, थर्ड रेप्लिकेशन का कितना सम आएगा 170.4 और फोर्थ का क्या आएगा 156.0। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, दोनों को जोड़ने के बाद जो ग्रांड टोटल आएगा वो सेम आएगा, वो आएगा आपको 625.5। ठीक है, तो हमारे पास ग्रांड टोटल कितना आया 625.5। ओके, चलो अब हम सबसे पहले क्या निकालते थे, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर निकालते थे सबसे पहले सबसे पहले क्या निकालते थे, करेक्शन फैक्टर। ओके, तो उसका क्या फॉर्मूला होता था, GT का होल स्क्वायर अपॉन N, 625.5 का होल स्क्वायर अपॉन N कितना है 20। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड आपको आएगा 19562.5125। ठीक है, अब करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते थे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी कि TSS। ये कैसे निकालते थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर करोगे, उसको जोड़ोगे, माइनस करोगे करेक्शन फैक्टर से। ये आप करोगे यानी कि जैसे मान लो 22.9 का स्क्वायर प्लस इसको आप ऐसे करोगे 22.9 का स्क्वायर प्लस 25.9 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके मान लो 31.8 का इस ऐसे ऐसे करके 31.8 का स्क्वायर, 31, ये मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे करके सारे वैल्यूज़ को स्क्वायर करोगे, उसको सम करोगे और उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 952.4375। ठीक है, ये आएगा TSS। ओके, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिए। अब तीसरा जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। क्या निकालते हैं, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SST। ये निकालने का क्या तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये निकालने का तरीका ये है, जो ये ट्रीटमेंट है भाई साहब, ये जो ट्रीटमेंट है अपने पास, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये ट्रीटमेंट का जो सम है, ट्रीटमेंट टोटल है, इसका स्क्वायर करो, सबको जोड़ो, उसको डिवाइड करो R से, मतलब रेप्लिकेशन नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से, और माइनस कर दो करेक्शन फैक्टर से। ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया, तो उसी को अगर हम फॉलो करते हैं
ठीक है, उसी को अगर हम फॉलो करते हैं अभी, उसी को अगर हम फॉलो करते हैं, समझो क्या करते हैं हम लोग, जो 1/r, r कितना है 4, इसको 121.8 का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके सारे ट्रीटमेंट का हम लोग, ट्रीटमेंट टोटल का हम लोग स्क्वायर करके सम करते हैं, माइनस करेक्शन फैक्टर करते हैं। अगर ये आप करोगे तो ये आपको अप्रॉक्स आएगा 520, अप्रॉक्स का एग्जैक्ट ये आएगा 520.53, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट ये आएगा आपके पास। ये आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर से मैंने सारे कैलकुलेट करके रखे, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। चौथा है रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि RSS, इसको कह सकते हैं SSB, जो भी आपको कहना हो कह लो। तो ये कैसे होता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि 1/T, रेप्लिकेशन में ट्रीटमेंट से डिवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट में रेप्लिकेशन से डिवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट में नंबर ऑफ रेप्लिकेशन डिवाइड करेंगे, रेप्लिकेशन में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से डिवाइड करेंगे। तो 1/T, T कितना है यहाँ पे, T है अपने पास 5, और उस तरीके से हम लोग फिर जितने भी ऐसे 157.1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते हुए जितना भी 156.0 का होल स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, जो आएगा वो आएगा आपको लगभग 80.8015। ठीक है, ये आएगा आपको सम ऑफ स्क्वायर टू रेप्लिकेशन, RSS जो भी SSR जो भी कह लो। ठीक है, ये चलो अब पांचवा जो हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, एरर। फिफ्थ जो हम लोग निकालते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं ऊपर ही निकाल लें, यहीं पे निकाल देते हैं इसको। फिफ्थ एरर सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि ESS, ये कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेप्लिकेशन। अगर ये आप सारा वैल्यूज़ को करोगे इस तरीके से, तो आपको आएगा, जैसे सारा वैल्यू क्या क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर है 952.4375 माइनस 553 माइनस 80 पॉइंट, अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको अराउंड आएगा 351.10। तो ESS कितना आया, 351.10। ठीक है, अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। अब हम लोग एनोवा टेबल इसका बनाते हैं। एनोवा टेबल बनाने के लिए हम जानते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एनोवा टेबल में क्या क्या होता है, सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर आएगा SS सम ऑफ स्क्वायर, फिर आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आएगा सम ऑफ स्क्वायर, फिर आएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर आएगा F वैल्यू। ठीक है, यही आएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, ट्रीटमेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन में, फिर आएगा रेप्लिकेशन, फिर आएगा एरर, फिर टोटल, यही आएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, हमारे पास टोटल n-1 जो होता है, तो टोटल कितना है 20 है, -1 यानी कि 19 आएगा, यही आएगा ना जी। अगर हम देखें तो अपने पास 19 आएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रीटमेंट कितना है 5 है, 5 - 1 4, रेप्लिकेशन कितना है 4 है, 4 - 1 3 है, 4 3 7 -19 कितना आएगा 12। 19 में से माइनस करोगे 4 माइनस करोगे 3 कितना आएगा, बड़ा आएगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। ठीक है, और सम ऑफ स्क्वायर हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है 80.8015 ट्रीटमेंट का, 520.53 निकाले हैं। सॉरी ये ट्रीटमेंट का है 520, एक सेकेंड, ट्रीटमेंट का है 520.53, रेप्लिकेशन का है 80.80 और एरर है 351.1। ये है सम ऑफ स्क्वायर
ट्रीटमेंट का, रेप्लिकेशन का और एरर का, ठीक है। अब मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें, यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट कैसे निकलेगा, 520.53 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा इसका 26.93 26.93, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेप्लिकेशन निकालेंगे तो ये कैसे, इसको डिवाइड करो इसके सम ऑफ इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से 80.80 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपको सॉरी ये गलती होगी थोड़ी सी, इसमें ये आएगा आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट आएगा 130.13 और ये मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेप्लिकेशन आएगा 26.93, ठीक है। और एरर के द्वारा इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर आ जाएगा 29.25, ठीक है। अब एफ वैल्यू निकालने के लिए क्या है, एफ वैल्यू निकालना है ट्रीटमेंट का, तो निकलेगा 130.13 डिवाइड बाय 29.25, ये आ जाएगा आपको। उसी तरीके से एक सेकेंड मैं अभी करके बताता हूँ आपको क्या आएगा इसका। आप अगर कैलकुलेटर पे इसे कैलकुलेट करो 130.13 डिवाइड बाय 29.25 तो ये आता है 4.448। उसी तरह एफ वैल्यू अगर कैलकुलेट करो रेप्लिकेशन का तो ये आएगा 26.93 डिवाइड बाय 29.25, ये हमको लगता है लेस देन 1 आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एफ वैल्यू ट्रीटमेंट का ज़्यादा है ये कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से, सो ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और इसमें ओके तो एफ वैल्यू अगर कैलकुलेटेड का ट्रीटमेंट से ज़्यादा है टेबुलेटेड से, तो ये ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि एच नॉट रिजेक्ट होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये केस में यही था। तो ये एक आरसीबीडी का जो स्टैंडर्ड एनोवा है, कैसे इसको निकालते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में आराम से शांति से मैंने धीरे धीरे समझाया है। मैं जितना कोशिश कर सकता था बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने की है। आई थिंक ये आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करो या हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का डाउट है मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब हम लोग ये थर्ड लेक्चर है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे समझो। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, CRD पढ़ा है और RCBD पढ़ा है, ठीक है। हमने उसके एनोवा को पढ़ा, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे कैसे सिग्निफिकेंट टेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे सिग्निफिकेंट टेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन कैसे सिग्निफिकेंट टेस्ट करते हैं, वो हमने अभी बताया। अगर मान लो ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट आ गया और ट्रीटमेंट अगर सिग्निफिकेंट आ गया दोनों में, CRD में भी और RCBD में, अब इसके बाद का एनालिसिस क्या है। ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट आ गया, चलो वेरिएशन प्रेजेंट है, फिर क्या। अगर हमें जो 5 जो अभी ट्रीटमेंट था इसमें हमें 1 2 3 4 5, अगर हमें ये पता करना होगा फर्स्ट सेकंड से कितना डिफर कर रहा है, सेकंड थर्ड से कितना डिफर कर रहा है, थर्ड फोर्थ से कितना डिफर कर रहा है, फर्स्ट फोर्थ से कितना डिफर कर रहा है, ये पेयर वाइज अगर कंपेरिजन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें पढ़ना होगा पोस्ट हॉक टेस्ट। पोस्ट हॉक टेस्ट 3 तरह के होते हैं, एक LST, टकी और DMRT, डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट। ये तीनों तरीके के जो पोस्ट हॉक टेस्ट होते हैं हम अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे कि आगे का आफ्टर एनोवा आगे का क्या प्रोसेस होता है, उसको डिटेल में हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। सो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए।